फर्स्ट थिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज़्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होगा, जिसका कम होता है वो रेयर मीडियम होगा। साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ये बात समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब मीडियम डेंसर है, यानी इसमें स्पीड ऑफ, ऐसे लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, उल्टा बोल दिया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, किस में होती है ज़्यादा? रेयर में। दूसरा हमने स्टडी किया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम, स्पीड ऑफ लाइट कम मतलब कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो इसी के हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन आज का आया उस पर विचार करें। क्वेश्चन ये था कि लाइट रे इस तरह बेंड हो रही थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही थी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल की बेंडिंग होती थी जब लाइट डेंसर से, इसलिए हमने ट्रिक बताई थी कि अगर राइज हुई है मतलब रेयर में गई है, डाउन होती है तो डेंसर में जाएगी। तो ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंसर है। कौन से मीडियम की बात चल रही है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है? डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो मतलब ये है कि अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, n1 ज़्यादा होगा n2 से। ये ऑप्शन है। मैंने आपको कल ही बताया था कि आगे चल के मैं आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ा घुमाकर, तो ये थोड़ा सा घुमाकर था। ठीक है, इससे आगे की बात हम कर रहे हैं जरा और। तो एक टॉपिक और है जो आपको पता होना चाहिए, रिकैप में मान लो आप इसे, बट है तो बाहर का, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। मैं इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके जा रहा हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इस वजह से। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का क्या मतलब है? मान लीजिए लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, ठीक है। पहले मीडियम में मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट v1 है, दूसरे मीडियम में मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट v2 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इफ आई एम सेइंग दैट लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। या हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और तरीका और भी है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ किया जाए। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से किया है। अगर मैं स्नेल्स लॉ से करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो होगा। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से ही आंसर निकल के आएगा। मैं फिलहाल एक तरीके को बता रहा हूँ, दूसरा आप अपने आप बाद में कर लीजिएगा। इसको इस पर ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2 इक्वल टू होगा v1 अपॉन v2, पक्का। अगर मैं कहूँ कि लाइट की डायरेक्शन रिवर्स होता है, बाई चांस ये थी तब के लिए जब लाइट जा रही है मीडियम 1 से 2 में, अगर कंडीशन बदल जाए, कुछ कहानी ऐसी हो जाए कि लाइट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अब लाइट जा रही है मीडियम 2 से मीडियम 1 में, अगर ऐसा हो तो ऐसे में रिफ्रैक्टिव, मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का लेते हैं जिस मीडियम में लाइट जाती है। तो 2 से 1 में लाइट जा रही है, इसका मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का किसके रेस्पेक्ट में है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1, सही है ना। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि आप इसे 10th में पढ़ चुके हैं, जहाँ समझ में ना आए मुझे बता दीजिएगा। 1 and 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, 1 and 2, ये ऐसे लिख लो। यहाँ से मैं 1 and 2 को इधर लेके जाऊँगा, यहाँ तो 1 बचेगा ना खाली, तो 2 and 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 and 2। बहुत आसान सी बात है, देखने में कॉम्प्लिकेट लग रही है, अभी इसका बताऊंगा एग्जाम्पल तो और क्लियर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साहब समझ में तो आई बात, समझ में तो आ गया सबके, ऐसे कर करा के काट पीटी करके ये आ जाएगा, लेकिन मतलब क्या है इस बात का, इसका मतलब ये है कि अगर मैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहा हूँ मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, तो ये उल्टा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का, रेसिप्रोकल होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि भाई मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज 4/3
एंड माई क्वेश्चन राइजेज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा? 3/4। यहाँ से देख के इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर हमने प्रूव किया है, और इस प्रॉपर टॉपिक का नाम भी इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो TIR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करने से पहले बहुत जरूरी काम है इंक डालना। ये काम पहले करना था हमको, अब डालना पड़ रहा है। TIR से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहले, कि क्या आपने इसको अपने जीवन में देखा है ऐसा होते हुए? क्या? क्या आपने कभी ऐसा हुआ है कि कभी बस में ट्रैवल कर रहे हो, या बाइक से हो, या कार से, कहीं से भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, गर्मियों के दिन की बात कर रहा हूँ, एकदम तड़क एकदम भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, झुलसा देने वाली, ऐसी गर्मियों में होता है, और दिनों में नहीं होगा। कारण है इसका, बता दूंगा बाद में। गर्मियों में आपने कभी देखा है भाई, आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हो और रोड एकदम सीधा है, स्ट्रेट रोड है, तो बहुत दूर आपको ऐसा लगता है, बहुत दूर भी नहीं, जितनी ज़्यादा गर्मी उतना पास मालूम पड़ता है, और ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आगे सड़क पर कहीं पानी भरा हुआ है, और जैसे ही वहाँ पास पहुँचो वहाँ कुछ होता ही नहीं है, फिर वो पानी और दूर मालूम पड़ता है, और पास पहुँचो और दूर मालूम पड़ता है। इसे मिराज कहा जाता है। मिराज मतलब एक ऐसी इमेज जो आपके माइंड से बनी हुई है केवल, वो एक्चुअल इमेज नहीं है, एक्चुअल वहाँ पे कुछ है नहीं। कवियों की भाषा में इसे मृग तृष्णा कहा जाता है। कवियों की भाषा में मृग तृष्णा, हमारे अरिजीत भैया का गाना भी है, मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता तेरा मेरा, नैना जो गाना है दंगल मूवी का, उसमें आता है। मृग तृष्णा का मतलब क्या है? ये पोइट्री में बहुत ज़्यादा फेमस एक घटना होती है, समझाने के लिए केवल, मतलब कोई किसी को किस तरह से किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, उसको समझाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं मृग तृष्णा का। मतलब ऐसे ये कवियों के हिसाब से है, बता रहा हूँ इसे। जैसे रेगिस्तान में कहीं कोई अगर कोई हिरन वगैरह है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो बहुत प्यास लगने पर उसको दूर कहीं कोई पेड़ नज़र आता है, उस पेड़ के नीचे उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ तक पहुँचता है वो पाता है कि वहाँ पानी नहीं है, उसे दूर एक और पेड़ दिखाई देता है, उसके नीचे तो उसको दिखता है कि पानी है, वो फिर भागता है आगे, वहाँ जाता है, वहाँ भी पानी नहीं है। मतलब ये रोड TIR है क्या, इसको विस्तार से समझे सही बच्चे, अच्छे से, बहुत आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा। आप में से किसी किसे आता है वैसे ये टॉपिक? किसी ने पढ़ा है इससे पहले? TIR के बारे में पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक और चीज़ समझे ज़रा, एक और एग्जाम्पल मैं लूँगा इसको दोबारा से मैं फिर से उठाऊंगा, बस समझा रहा हूँ सी। ऐसा मान के चलो, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड नहीं है, थोड़ा इमेजिन करके देखना, ये एक ग्लास विंडो है जिसके आर पार आप देख सकते हैं, कांच की खिड़की जैसे आपकी क्लासरूम में लगी हुई है, उस तरह की। इमेजिन करो मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, तो मुझे इसके आर पार दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ आके देख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आर पार, यहाँ आके देख रहा हूँ। कुछ देर बाद आपको ऐसा एहसास होगा, जितना आप पास आते जाएंगे, कि अब आप आर पार देखना बंद हो गया है, बजाय इसके अब ये जो एक ग्लास था, इसमें आपको उधर बैठी हुई जो भी चीजें उसकी इमेज यहाँ दिखाई देती है। ध्यान दिया कभी ऐसा? ये जो घटना है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह है। अब इस पर आएंगे, जब मैं इसको समझाऊंगा तो वहां इस एग्जाम्पल का आप अपने आप रिलेट कर पाओगे। तो इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद, यहाँ ये TIR के एग्जाम्पल हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं सारे, इनको देखने के बाद जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये होता किस तरह से है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटना है, रिफ्लेक्शन नाम इसमें आ रहा है, लेकिन ये घटना है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। देखते हैं किस तरह से। रिफ्रैक्शन में क्या देखा है आपने, मैं जरा हेडिंग डालूं यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन से बहुत ज़्यादा बेटर अलग है, मैं बताऊंगा इस बात में, मुद्दे पर आऊंगा भी, जरा देखें। रिफ्रैक्शन में आपने स्टडी किया है कि कभी भी कोई लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है। मान लीजिए लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, तो इसकी बेंडिंग किधर होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल? पक्का सबका आंसर यही है ना? अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है तो बेंडिंग किधर होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, सही बनाया डायग्राम? ठीक है।
मान लीजिए इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है वो आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है वो आर है। ठीक, अब जरा देखें आकाश इधर, क्या होगा अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने स्नेल्स को पढ़ा है, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आई होता है, जितना एंगल ये बढ़ेगा उतना एंगल ये भी बढ़ता है उसी हिसाब से, उसी रेशियो में। अगर मैंने साइन आई को बढ़ाया, मतलब मैंने आई को बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सही बात है ना? मान लीजिए ये एंगल है I1, ये एंगल था I2, ये एंगल मिल जाएगा मुझे R2, ये R1 था, ये हो गया R2। और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? और बढ़ जाएगा। और बढ़ाएंगे, कुछ देर बाद ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ऐसे एंगल पर मैं पहुंच जाऊंगा, इसको बढ़ाते बढ़ाते, कि ऐसे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है बात सबको? कोई ना कोई एंगल मुझे जाके ऐसा मिलेगा जिस पर पहुंचकर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, से IC से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या यूं कहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दिस एंगल ऑफ दिस वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके आगे अगर जाएं तो क्या होगा? अगर अब भी आपको चैन नहीं पड़ा, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को और बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, 90 से ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब अब ये लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लौट गई, बिना किसी ओपेक सरफेस के, ट्रांसपेरेंट सरफेस थी। इस बात को रिलेट करो तो मेरा एग्जांपल था उससे, कि ऐसे देख रहे थे तो आर पार दिख रहा था, अब थोड़ा दिखना हल्का सा कम हो गया। जैसे ही मैंने इस लिमिट को क्रॉस किया, उसके बाद मुझे इस तरफ का दिखना तो बंद हो गया, लेकिन इधर जो बैठा हुआ मुझे दिखाई देने लग गया। कारण क्या है? कि अब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या घटना है जिसमें आप बता रहे हैं कि इसमें किसी भी ओपेक सरफेस से, ट्रांसपेरेंट सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाता है एक बड़े एंगल पर जाने पर। क्या कंडीशन है इसके लिए? पहली कंडीशन तो ये है, इतना सा समझ में आया? पर इतना बताओ, कंडीशन में बाद में आऊंगा, पहले में स्टार्टिंग से आपने देखा कि साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाते 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 एक लिमिट ऐसी मिलती है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। उस वैल्यू को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर अगर आपने कोई लाइट रे डाली है तो वो लाइट रे दूसरी मीडियम में जाती ही नहीं है, वो लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आई हुई बात? अब इसका उन एग्जाम्पल से क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। ये खिड़की वाला तो आप इससे रिलेट कर पा रहे हो ना? ऐसा ही कुछ वहां मिलेगा आपको। दो कंडीशन होती है इसकी। पहली कंडीशन क्या है देखें जरा, इसी में दिखेंगे दोनों कंडीशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो दो हैं, बहुत आसान सी हैं, इसमें डायग्राम में दिख रही है। पहली कंडीशन तो ये है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट को हमें राइज कराना है ना, उठाना है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तभी तो राइज होगी ना। कोई प्रॉब्लम किसी को? फर्स्ट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर TIR इज लाइट रे शुड पास थ्रू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लिख लेंगे इसे आप अच्छे से, मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपने जो लाइट रे डाली है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। कौन सी वाली? क्या इसने ये मान लो लाइट रे थी L1, L2, L3, L4, कौन सी लाइट ने TIR किया? L4 ने TIR किया। क्यों? क्योंकि इसने पहली कंडीशन को फॉलो किया, डेंसर से रेयर की तरफ भेजी थी आपने लाइट। दूसरी कंडीशन फॉलो कर दी थी कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा। क्रिटिकल एंगल छोटे वाले होंगे क्या? नहीं, वो तो जाएंगे दूसरी मीडियम में। TIR होने की दो कंडीशन बहुत सिंपल सी यही है कि लाइट रे पास होनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। आप जल्दी से नोट करें, इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड जरा उन एग्जाम्पल को मैं बात कर लेता हूँ, आप इसे अपने आप डिस्कस कर लीजिएगा बुक से। रेगिस्तान वाला एग्जाम्पल या रोड वाला एग्जाम्पल जो था उसमें क्या ऐसा सीन हो रहा है, हटाएं से देखिए, या इसे इधर दूसरे वाले बोर्ड पर आ जाइए इधर। जैसे हमने बात की मिरर्स के बारे में,
जैसे यहाँ पर वो ये एक सरफेस है, आप मेरे रेगिस्तान वाला देख लो चाहे रोड वाला देख लो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा समझ। जैसे रोड पर आप अगर हैं और मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, ये यहाँ मस्त आपके हाथ या आपका पैर, ये वाली स्टेप करने की कोशिश कर रहा है, देखिए जरा, ठीक है, तो बड़ा मुंह हो गया। अब ये जनाब देख रहे हैं किसी यहाँ से रोड पर बहुत दूर, यहाँ पर कोई पेड़ है, कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ है, रोड के किनारे एक पेड़ है, मस्त वाला पेड़ बना लो ऐसे, ये एक पेड़ है। आप सभी को पता है कि हमें ऑब्जेक्ट दिखाई कब देते हैं, जब लाइट रे उनसे टकराकर हमारी आंखों में इंटर करती है। तो लाइट किन चीज़ों से रिफ्लेक्ट होती है, हर चीज़ से, जिसको भी आप ऑब्जेक्ट मानते हैं, जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उन सब से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। पेड़ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसके ऊपर जो क्लाउड्स होंगे उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऊपर जो आसमान है उनसे भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मतलब स्काई ब्लू कलर का जो है सबसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, हर चीज़ से। तो पेड़ को तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, आसपास इसके जो भी चीज़ें होंगी उन सब से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, हर चीज़ से वो रही है। देखो सुनो, ये लाइट रे अगर इस चीज़ से टकरा के इस तरफ ट्रैवल कर रही है, लाइट रे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अगर बाकी बातें बाद में करेंगे। लाइट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ज़रा मुझे बताइए, गर्मियों का समय है, रोड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपेयर टू एयर, तो रोड के कांटेक्ट में जो एयर होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा रेयरर हो चुकी होगी, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और ऊपर वाली जो एयर है उसका टेम्परेचर कम होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो एयर है वो डेंसर है और नीचे वाली जो एयर है वो रेयरर है। इतना समझ में आ रहा है? TIR की पहली कंडीशन यही थी कि लाइट रे डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। ठीक, चलो अब ऐसे में मैं यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा हूँ, नॉर्मल बना रहा हूँ, ये नॉर्मल मैंने लिया इस तरह से, यहाँ पर आपको एक वैल्यू मिल रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस की इस तरह से, अलग है। मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ दूर से, समझना बात को, ठीक है? मैं इसको दूर से देख रहा हूँ, इसी जगह को जहाँ पे लाइट गिर आके गिर रही है। मान के चलो ये लाइट यहाँ से इस तरह से आई और यहाँ से टकरा के, टकराई नहीं है, ऊपर ऊपर रिफ्लेक्ट हुई TIR के हिसाब से। तो ये जो एंगल है ये एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा? और रिफ्लेक्शन के हिसाब से आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये वाला एंगल अगर बड़ा है तो ये वाला एंगल भी बड़ा होगा। अगर मान के चलो मैं इसको पास से देख रहा हूँ, तो पास से देखने पर ये वाला एंगल छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। मतलब कहानी ये है कुल मिला के कि अगर मैं इस चीज़ को दूर से देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज़्यादा बनेगी। अगर मैं इसको दूर से देख रहा हूँ, मेरी आंखों में और इस जगह में जो एंगल का डिफरेंस ये आ रहा है, जो फर्क आ रहा है, ये एंगल ज़्यादा बड़ा बनेगा। ये एंगल ज़्यादा बड़ा होगा तो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बड़ा होगा। तो कहने की बात यह है कि अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आ रही है। आपकी सेकंड कंडीशन ये थी, पहली कंडीशन थी कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जानी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये थी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। जितना ज़्यादा दूर से आप देखेंगे उतना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा। वी कैन से कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा वो, तभी तो हमको ये इसकी जो शेडो है, शेडो नहीं, इसकी जो इमेज है वो हमें यहाँ नीचे दिखाई देगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि साहब यहाँ पे कोई पानी वानी भरा हुआ है, क्योंकि उसकी इमेज हमें दिखाई दे रही है। समझ में बात आ रही सबको? लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता जाएगा, छोटा होते होते जैसे क्रिटिकल एंगल से कम हुआ वैसे ही पानी गायब। फिर पानी कहाँ दिखाई देगा? पानी पानी दिखाई देगा आपको आगे कहीं, किसी और चीज़ की वहाँ पे शेडो बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। जैसे रोड पर मिरर तो होगा नहीं, दिमाग में क्या आएगा?
अगर आपको कहीं चीज़ ऐसी रोड पर अचानक कुछ दिखाई दे रही है, पानी से मतलब नहीं, पानी ही दिखाई देता है, लेकिन हमारा माइंड क्या कहेगा, रोड पर कोई मिरर मिरर पड़ा हुआ है इतना बड़ा, हमारा ब्रेन ये समझता है कि जैसे वहाँ पानी भरा हुआ है, एग्जैक्टली पानी नहीं दिखाई देता। वहाँ पर आपको ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबकी एक तरह से शेडो टाइप की बनती दिखाई देती है। शेडो से मतलब है कि वहाँ पे आपको क्लाउड वगैरह उसमें दिखाई दे सकते हैं, बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन ऐसा लगता है कि सब वहाँ पानी भरा हुआ है। जैसे पानी में इमेज बनती है धुंधली धुंधली टाइप की, वैसे ही इमेज दिखाई देती है, ऐसा जस्ट फील होता है कि वहाँ पानी भरा हुआ है। ये आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल थे, इनसे इस टॉपिक को का लेना देना है, लेकिन इससे हमारा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इस टॉपिक से नहीं है, ये तो आपके एग्जाम्पल्स हैं। TIR का हमारी लाइफ में इस्तेमाल कहाँ पर है, इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसको हटा दूँ मैं? TIR आपने देखा कि इसकी वजह से बहुत सारी जगह पर हमको रिफ्रैक्शन वाली जगह पर रिफ्लेक्शन दिखाई दिया है। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? इसका जो बहुत बड़ा यूज़ है वो है ऑप्टिकल फाइबर में। हमारा अगला टॉपिक जो है वो ऑप्टिकल फाइबर ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर है क्या, फिर इसके बारे में देखेंगे इसका यूज़ क्या है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा अरेंजमेंट है दो अलग अलग मटेरियल का, जिनमें TIR के माध्यम से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से लाइट के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है समझ इस बात को। आपके पास एक, सबसे पहले आप लेंगे एक ऐसा मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने एक मटेरियल ले लिया, और इसके ऊपर आपने एक ऐसा मटेरियल लगा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इस प्रोसेस को कहा जाता है, इसको कहा जाता है, प्रोसेस नहीं, ये जो ऊपर से आप लेयर लगा रहे हैं इसको क्लैडिंग कहा जाएगा। आपने इसके ऊपर एक ऐसा मटेरियल लगा रखा है जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अंदर वाले का ज़्यादा है, ऊपर जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ऊपर इसके ऊपर हमने ऐसा मटेरियल लगा दिया है, जस्ट ऐसे निकाल के दिखाया, आगे है तो पूरे पूरे में ही है, दोनों को अलग अलग आप समझ पाओ इसलिए मैंने दिखा दिया इस तरह से। ऐसे करके इसके अंदर से निकल रहा है पूरा। समझ पा रहे हैं क्या कहानी? दो एक सिंपल सा मटेरियल लिया है हमने, देखें जरा, इसको बताऊंगा ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, आपको देखने को मिलता है, आपने कई बार देखा होगा इसे, इस चीज़ को दिखाऊंगा कैसे कैसे, समझे बात को जरा। आपके पास एक ऐसा मटेरियल है जैसे प्लास्टिक की कोई रॉड आपने ले ली, प्लास्टिक की कोई बहुत बारीक सी चीज़, ट्रांसपेरेंट है, वैसी प्लास्टिक नहीं है, कलरफुल प्लास्टिक नहीं, ट्रांसपेरेंट वाली, वाइट वाली प्लास्टिक मान लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया। तो यहाँ पर जो लाइट है, अगर मैंने मान के चलो अंदर वाली जो लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, और जो बाहर वाली लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, ठीक है। अब अगर किसी तरीके से आपने इसके अंदर लाइट के सिग्नल को एंटर करा दिया, तो लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है अंदर जाने के बाद? डेंसर से रेयर में, और आपने इसको थोड़ा सा इस तरह कराया है कि इसका एंगल, देखो एक बात तो समझ लो, क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है, अभी इसको इस पर भी हम आएंगे, क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो उतनी ही कम होती है जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। मतलब हमने हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, इसका मतलब इसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम है। समझ लो, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने बात की, जैसे इस एग्जाम बात की, तो मैंने अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रखा है, इसका मतलब इसका क्रिटिकल एंगल काफ़ी लो है, बहुत छोटा सा क्रिटिकल एंगल है, मतलब 20 डिग्री मान के चलो, मतलब 20 डिग्री से ऊपर जितनी भी लाइट डाली जाएंगी वो सब इससे रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, क्रॉस नहीं कर पाएंगी इसको। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी मैं प्रूव करूंगा इस बात को कैसे करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से रिलेट करता है क्रिटिकल एंगल पे, इस पर भी आएंगे भी। देखें जरा इस एग्जाम्पल को समझो जरा, कि अगर मैंने लाइट रे को इस तरह से डाला तो ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इसका मतलब ये लाइट इस मीडियम में जाएगी ही नहीं, यहाँ से वापस हो जाएगी रिफ्लेक्ट, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो के लाइट का सिग्नल हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करते हैं
आपका जो इंटरनेट चलता है ना वो इसी केबल से चलता है। हम यहाँ बैठे बैठे फेसबुक इंस्टाग्राम को लॉगिन करते हैं। इंस्टाग्राम कहाँ की कंपनी है? मेटा कहाँ की कंपनी है? यूके की, यूके की है यूएस की? आई थिंक यूएस की, नहीं यूके की। मतलब जहाँ की फेसबुक है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये तीनों एक ही से आए हैं। अब तो एक नया चालू हो गया थ्रेड शायद, थ्रेड है, वो भी स्टार्ट हुआ है खैर। तो अब ये क्या है, सारे मेटा कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ये कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी मान लो यूके की। हम कहाँ बैठे हैं? इंडिया में। यूके की कंपनी में आपका जो भी डेटा आप यहाँ पे फीड करते हो सारा डेटा वहाँ जाता है। आपकी प्रोफाइल पर ये फोटो आपने अपलोड किया, जो भी चीज़ें आप यहाँ से अपलोड करते हो वो उनके कंप्यूटर में सेव होती हैं जाके। फिर हम उन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फ़ोन से। इंटरनेट क्या है? बेसिकली इंटरनेट दुनिया के सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का एक जाल है। वो जाल किसका है? वो जाल इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर का है। इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर का, इनको हम इन ऑप्टिकल फाइबर को अंदर समुद्र में डालते हैं बड़ी बड़ी केबल्स के जरिए, बड़ी बड़ी सेफ्टी के जरिए। इनको सबमरीन केबल कहा जाता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ने के लिए इंटरनेट आप कैसे इस्तेमाल करते हो? इंटरनेट हवा में नहीं आता है कि आप यहाँ से बैठ के, कोई सैटेलाइट है वहाँ अर्थ के बाहर, कोई सैटेलाइट घूम रहा है इंटरनेट के लिए, यूएस या यूके से जो भी सिग्नल्स है वो सैटेलाइट पे जा रहे हैं, सैटेलाइट से हमारे पास आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट चलता है केबल्स के जरिए। ये जो केबल है ना, ये केबल एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाती हैं। ये जो केबल्स हैं, इन केबल्स को सबमरीन केबल्स कहा जाता है। इंडिया में ऐसी कई केबल हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं, 3-4 ऐसे पॉइंट है जहाँ से ये केबल्स, 3-4 नहीं है, 2 या 3 पॉइंट है जहाँ से ये केबल्स जाती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए। आपको जैसे पता है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आपको पता होगा कि इंटरनेट कुछ समय पहले, जियो के आने से पहले, 2015 से पहले, शायद आपको याद होगा, 2015 से पहले इंडिया में इंटरनेट बहुत महंगा था। इंटरनेट बहुत महंगा था। हम लोगों ने जो अपना टाइम स्पेंड किया इंटरनेट के साथ वो कुछ ऐसा था कि लगभग 200 रुपये के आसपास का रिचार्ज कराने पर हमको 1 GB नेट मिलता था, 2G इंटरनेट। और जिसके फ़ोन में 1 GB इंटरनेट होता था मतलब वो बहुत बड़ा है। हमने 512 MB को पूरे पूरे महीने चलाया है। यानी मतलब 512 MB जो आप 1 घंटे में ख़त्म कर देते हो, हम इसे पूरे महीने चलाया करते थे और बच जाती थी उसमें भी। इंटरनेट इतना स्लो था, महंगा भी था, स्लो भी था। कारण क्या था? क्योंकि हमारे पास अपनी सबमरीन केबल्स नहीं थी। हम दूसरे जो थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, कुछ बहुत सारी विदेशी, जिन्होंने अपनी अपनी केबल्स बिछा रखी हैं, हम उन कंपनियों को टैक्स पे करते थे। मतलब जितने का इंटरनेट हमको पड़ रहा है, मान के चलो 1 रुपये का इंटरनेट हमको पड़ रहा है, तो उन कंपनियों को मुझसे कई गुना ज़्यादा पैसे देते थे, तब जाके वो इंटरनेट हमको, पब्लिक को पड़ता था 3-4 रुपये का। एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मतलब बहुत महंगा इंटरनेट था क्योंकि हमारे पास अपनी सबमरीन केबल्स नहीं थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर मुकेश अंबानी के जो बेटे थे, नाम क्या है उनका, नाम भूलिए ना, आकाश अंबानी, बहुत बड़ा ड्रीम उन्होंने देखा। रिलायंस कंपनी सच में बहुत बड़ा योगदान रहा इसका। आपको पता हो रिलायंस CDM उसमें बहुत बड़ी कंपनी थी। रिलायंस के बहुत सारे कस्टमर्स थे, बहुत ज़्यादा चलती थी रिलायंस कंपनी। एयरटेल वगैरह नहीं थी उस टाइम, ज़्यादा नहीं चलती, रिलायंस बहुत थी। रिलायंस के बहुत कस्टमर थे। रिलायंस ने अपने सारे के सारे कस्टमर एयरटेल को दे दिए, सारे कस्टमर के, लाओ तुम ले जाओ। रिलायंस ने अपनी एक बहुत बड़ी चलती हुई, बहुत बड़ा दाव खेला, बहुत बड़ी चलती हुई कंपनी बंद कर दी पूरी। सारे कस्टमर आ गए एयरटेल। आप सोच के देखो जरा कितना बड़ा खेल है। सारे कस्टमर जब एयरटेल में आ गए तो एयरटेल अचानक से टावर तो नहीं बढ़ा देगा अपने, नेटवर्क क्वालिटी एयरटेल की गिर गई। इतने में रिलायंस ने, जब तक वो अपना सेटअप कर पाता एयरटेल, तब तक रिलायंस ने अपने ये सबमरीन केबल्स बुझा दी पूरे में। इसको रिलायंस जियो के नाम से आज हम जानते हैं। तो जियो कंपनी जो है, रिलायंस जियो, ये उस कंपनी को बंद करने पर खड़ी हुई थी। इसने अपना इंटरनेट कनेक्शन इस तरह से इतना बढ़िया स्टैब्लिश करा, 1 साल के लिए लोगों को फ्री कनेक्शन दिया, पूरा 4G इंटरनेट चलाइए, पहली बार 4G आ गया था, 4G फ्री 1 साल के लिए दे दिया पूरा। तो सारे के सारे कस्टमर जब वापस गए थे एयरटेल में, एक तो एयरटेल की क्वालिटी खराब, एयरटेल ने जब कस्टमर ले लिए तो एयरटेल की क्वालिटी खराब हो गई। ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा यूजर होंगे तो इतना अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। एयरटेल की क्वालिटी खराब और वापस इधर जियो में अच्छी क्वालिटी मिल रही है, वो भी फ्री 1 साल के लिए। तो जितने कस्टमर गए थे उससे कई गुना कस्टमर वापस भी आ गए। इतना बड़ा तगड़ा दिमाग लगाया आकाश अंबानी ने। खैर मुद्दे पर आते हैं। तो ये केबल्स जो होती हैं, इनमें इंटरनेट को, जो डेटा है उसको लाइट की सिग्नल की फॉर्म में भेजा जाता है, एक देश से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। बहुत लंबी डिस्टेंस है, इसको हम भेजते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़े रूप में। आपने कहाँ देखा इसको? एग्जीबिशन में अगर आप गए हैं तो वहाँ देखा होगा, ऐसी वाइट कलर के ऐसे करके फूल से बने होते हैं प्लास्टिक के, नीचे लाइट लगा देंगे हल्की सी, उनके वो बीच में कहीं नहीं चमकती हैं, सीधा उनकी टिप देखोगे, टिप पर जाके आपको लाइट नजर आती है।
देखा ऐसा कभी? वो लाइट नीचे से एंटर करती है, देखो अब वो जो प्लास्टिक की रॉड है वो डेंसर मीडियम हो गई, उस आसपास एयर है, लाइट अगर अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगी भी, समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एक एग्जीबिशन में देखा तो होगा उसको, तो उसमें अगर नीचे लाइट लगी है तो वहां से लाइट अंदर एंटर कर जाती है, जैसे इसके अंदर एंटर होने के बाद बाहर नहीं निकलती है बिल्कुल भी, वो बाहर निकलती सीधी जाएगी उसकी टिप पर जाकर, ऊपर जाकर नजर आती है। देखा होगा आपने, ये इसमें TIR का काम हो रहा है, ये एक तरह से ऑप्टिकल फाइबर की तरह काम कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा ही है, यहाँ से लाइट आपने एंटर करा दी, लाइट की फॉर्म में सिग्नल भेज दिया आपने, ये सिग्नल यहाँ से एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं बिना डिफ्यूज हुए, बिल्कुल बीच में। फिर एक सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, मेरे में तो आता था जब मैंने पढ़ा था इस टॉपिक को, कि अगर इतना ही आपको लग रहा है सब सिग्नल भेजने के लिए रिफ्लेक्शन वाला तरीका अच्छा है, तो क्यों ना इसके अंदर मिरर लगा देते। लाइट को अगर आपको रिफ्लेक्ट करके ही भेजना था, इतना सब तामझाम सोचा, इतना लंबा आगे तक सोचने की जरूरत ही क्या थी। अगर रिफ्लेक्शन से ही लाइट को भेजना था तो इसके अंदर ऐसे एक पोल सी ट्यूब लगा दो, अंदर बाहर से तगड़ी सिक्योरिटी दे दो तो कोई तोड़ ना पाए उसको अच्छे से, और अंदर मिरर की हेल्प से, अंदर मिरर की हेल्प से इसमें लाइट टकरा टकरा के भेज दो तो आगे तक, अगर रिफ्लेक्शन से करना है। क्या ऐसा कर सकते थे? ये दिमाग में आपके आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? टॉपिक को बहुत आगे लेके जा रहा हूँ, सिलेबस से बाहर की बात है बस, लेकिन पूछना चाह रहा हूँ क्या आपके दिमाग में आ रहा है? ऐसा कर सकते थे, हाँ या ना? क्या इस तरह से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं? अगर इस तरह से हो रहे हैं तो उस तरह से भी तो हो सकते थे। इतना सब ये क्लैडिंग वगैरह सब सोचने की जरूरत क्या थी? अगर सिर्फ अंदर एक ऐसा मिरर लगा देते, कांच की कोई ट्यूब ऐसी अंदर से खोखली हो, और अंदर उसमें लाइट भेज दो एक बार सिग्नल, तो वो लाइट टकरा टकरा के अंदर रिफ्लेक्ट हो के आगे तक जाती रहती। ऐसा कर सकते थे। लेकिन देखो एक बात आपको बताऊं, अगर आप कभी मॉल वगैरह में गए हो कभी, या कहीं किसी अच्छी दुकान पे कपड़े लेने गए, तो वहाँ पे जनरली अच्छी नॉर्मल दुकानों में मिल जाता है, चेंज रूम होता है। चेंज रूम में वो लोग क्या करते हैं, शीशे लगाते हैं, इधर भी लगा देंगे इधर भी लगा देंगे, दोनों तरफ लगा देंगे, इधर से भी देख लो इधर से देख लो कैसे लग रहा है। लेकिन उसके चक्कर में आपने कभी ध्यान दिया हो तो ऐसा करके जब आप साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा सब एक आकाश नहीं खड़ा है, बहुत सारे आकाश खड़े हैं लाइन से। इधर एक आकाश ने जीन्स पहनी, उसने सबने पहनी, अच्छा तू भी पहन रहा है। बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि वहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से मल्टीपल इमेजेस बन जाती हैं, इधर भी और इधर भी। ये कोई नई बात नहीं है। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, कभी इस बात पे ध्यान दिया कि जो पहली इमेज है आकाश की, दूसरी इमेज है आकाश की, तीसरी इमेज है आकाश की, उनमें जितना आप आगे तक देखते हो उतनी वो इमेज धुंधली होती जाती है, इतनी ब्राइटनेस नहीं रहती उसके अंदर। रीजन पता है क्या है इसका? रीजन ये है, हमने इस बात को कभी सोचा ही नहीं। रीजन ये है, लाइट जब भी किसी सरफेस पे टकराती है, किसी सरफेस पे टकराने पर, लाइट के टकराने पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस रिफ्लेक्शन के साथ साथ एक घटना और होती है जिसमें हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, वो होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हर सरफेस लाइट के टकराने पर थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी होती है। जैसे यहाँ जितनी रोशनी यहाँ से निकल कर आ रही है इस वाली लाइट से, क्या इतनी रोशनी हर जगह पर है? क्योंकि ये लाइट टकरा टकरा के कई बार जब टकरा के तब और कॉर्नर्स में पहुंच रही है। तो कॉर्नर्स में पहुंचने पर उतनी इंटेंसिटी यहाँ नहीं है, जितनी उतनी वहां नहीं जितनी यहाँ पे है इंटेंसिटी। कारण क्या है, जितनी बार ये टकराएगी उतनी बार सरफेस थोड़ा बहुत अमाउंट लाइट का एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा देता अंदर, तो मैं सिग्नल भेजे यहाँ से 100, वहां पहुंचते 5, 95 बीच में एब्जॉर्ब ही हो जाते। समझ में बात आ रही है? तो TIR में क्या है, TIR में लाइट टकरा ही नहीं रही ना सर, लाइट इस ऑप्टिकल बाउंड्री पे जा ही नहीं रही है, ऑप्टिकल बाउंड्री से पहले ही वहां से बैंड हो जा रही है लगी। TIR की वजह से लाइट का कोई भी सिग्नल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जितने सिग्नल आप यहाँ से भेज रहे हो उतने सिग्नल आपको वहां पहुंच रहे हैं, चाहे डिस्टेंस कितनी बड़ी। ये इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। समझ में आया सबको? TIR का समझ में आ गया पूरा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? एक ऐसी घटना है जिसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया तो उसमें लाइट दूसरे मीडियम में ना जाकर पहले ही मीडियम वापस लौट जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने इसके देखे, मिरर्स इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए है। इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इसका, एक और चीज आपको बताऊं मैं आपको, डायमंड हम कहते हैं बहुत चमकता है सबसे ज्यादा। डायमंड एक बेसिकली नॉन मेटल है। नॉन मेटल अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो कभी छोटी क्लास में, मेटल नॉन मेटल की, आपने स्टडी किया था कि नॉन मेटल जो मेटल होते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है इनकी, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते। तो कई बार हमारे कुछ ऐसे टीचर्स या कुछ ऐसे नॉन साइंस फील्ड वाले जो टीचर्स होते हैं, जिनको कभी कभार साइंस पढ़ाने दे दी जाती है बाई चांस, तो वो लिखवा देते हैं कि डायमंड इज एन एक्सेप्शन।
डायमंड एक्सेप्शन है, डायमंड नॉन मेटल है लेकिन फिर भी चमकता है। डायमंड बता दूं आपको मैं, डायमंड चमकता नहीं है, डायमंड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है TIR की हेल्प से। बस मैं समझाऊंगा भी, इस बात को मुद्दे पर आऊंगा, जरा पहले इतना समझ लीजिए डायमंड में क्या होता है। डायमंड बेसिकली, जैसे मान के चलो ये एक मैंने डब्बा सा बना दिया, ऐसे करके क्रिस्टल है डायमंड का, अंदर तमाम इसमें क्रिस्टल बने हुए हैं, बहुत सारी अंदर लेयर्स सी होती हैं, तरह से मान के चलो लाइट किसी तरह से डायमंड में एंटर कर गई, अंदर एंटर कर जाएगी आराम से। क्यों कर जाएगी? क्योंकि बाहर तो एयर है, अंदर डायमंड है, डेंसर मीडियम है। जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 2.6 2.5 के आसपास होता है। लाइट की स्पीड 2.5 गुना तक कम हो जाती है अंदर जाने पर। लाइट से, एयर से अगर लाइट अंदर जा रही है तो लगभग 2.5 गुना तक कम हो जाती है स्पीड अंदर पहुंचने पर। मतलब डायमंड बहुत डेंसर मीडियम होता है, कुल मिला के बात ये। जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर, उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होता है। डायमंड के बारे में बताता हूं आपको मैं, डायमंड का क्रिटिकल एंगल है 24 डिग्री। यानी जो लाइट डायमंड के अंदर जाने पर 24 डिग्री से कम पर जा रही है, 24 डिग्री समझ रहे, बहुत कम हो जाएगा। मैं इसको यहाँ बनाऊं तो 24 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर सरफेस हो गई, तो 24 डिग्री का भी इतना आया, ये भी ज़्यादा हो गया और कम होगा, 20 डिग्री के आसपास बनाओगे, ये करीब आया। तो इतने एंगल पे जो लाइट जा रही है वो तो पार निकल जाएगी इसमें से। इससे बड़े एंगल पे जो लाइट अंदर गई वो लाइट बाहर आ ही नहीं पाएगी, वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी। जितनी ज्यादा बार अंदर बार रिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा डायमंड से चमकेगा। फिर वो चमक नहीं है, वो डायमंड की शाइन नहीं है, वो अंदर उसके अंदर TIR की वजह से जो इंटर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं। डायमंड में से कभी कभार लाइट बाहर भी आती है लेकिन वो बाहर वो वाली लाइट होती है जो 24 डिग्री से कम पर से पड़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो TIR के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए।